अब हम आपके जो सेमेस्टर सेकेंड है उसका जो पेपर फर्स्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ हायर नॉन कोडेक्स अर्थात उच्च कशेरुकियों का वर्गीकरण, वो प्रारंभ करने जा रहे हैं, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमें जो संघ एनेलिडा यानी कि जो फाइलम एनेलिडा है उसके कॉमन कैरेक्टर अर्थात सामान्य लक्षण और वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, मतलब एनेलिडा के कॉमन कैरेक्टर और उसका क्लासिफिकेशन देखना है। उसके बाद में अगला फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा, उसके कॉमन कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन देखना है। उसके बाद में जो आपके फाइलम मोलस्का यानी कि संघ मोलस्का है उसके सामान्य लक्षण और वर्गीकरण देखना है। और अंत में जो संघ इकाइनोडर्मेटा है उनके सामान्य लक्षण और वर्गीकरण देखना है। तो ये 4 संघ आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ने हैं। तो उसमें जो पहला संघ है एनेलिडा, उसका भी जो पहला टॉपिक है कि कॉमन कैरेक्टर ऑफ एनेलिडा यानी कि एनेलिडा के सामान्य लक्षण, उसका अध्ययन हम आज के लेक्चर में, आज के जो व्याख्यान है उसमें करेंगे। तो सबसे पहले जब हम शब्द एनेलिडा को देखते हैं तो यह ग्रीक शब्द से बना हुआ है, ग्रीक शब्द एन्यूलस से बना हुआ है और एन्यूलस का मतलब होता है वलय या खंड। तो हम एक आइडिया ये लगा सकते हैं कि जो एनेलिडा के जंतु होते हैं वो खंडित होते हैं और ये जो खंड है वो वलयनुमा होते हैं। इसके बाद में हम जो एनेलिडा के कॉमन कैरेक्टर है उसको 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे अध्ययन की सुविधा के लिए। तो सबसे पहले जो हम अध्ययन करेंगे वो आकारिकीय लक्षणों का यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का करेंगे। अब सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे कैरेक्टर या लक्षण जो बाहर से देखने से अपन को मालूम हो जाए, उस जीव के साथ उसका डाइसेक्शन ना करना पड़े, तो हम उसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये मालूम है कि जो एनेलिडा है वो हायर नॉन कोडेट है, यानी कि इसका जो शारीरिक संगठन है वो अंग तंत्र प्रकार का होगा, यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पाया जाएगा। उसके बाद में यदि अपन विखंडन या सेगमेंटेशन की बात करें तो हमने ये बात 11th क्लास में भी पढ़ी थी कि जो विखंडन होता है एनेलिडा के जंतुओं के अंदर वो खंडीभवन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी जंतु होगा वो बाहर से तो खंडित होगा ही, यानी कि उसके अंदर सेगमेंट पाए तो जाएंगे, लेकिन वो इंटरनली भी क्या होगा, सेगमेंटेड होगा, मतलब आंतरिक रूप से भी वो खंडों में विभाजित रहेगा। ये कोई जीव है उसकी कोई इस प्रकार से बाहर खंड है तो अंदर भी खंड कुछ इस प्रकार से विभाजित रहेंगे और एक निश्चित खंड में एक निश्चित अंग पाया जाएगा, एक निश्चित स्थिति पाई जाएगी। इसी को हम बोलते हैं खंडीभवन। अब हम यदि अगला लक्षण देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं जनन स्तर, लेकिन इससे पहले 2 लक्षण हम देख चुके हैं। पहला तो हमने देखा कि यहाँ पर अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है, दूसरा देखा कि खंडीभवन अर्थात मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। अब यदि हम तीसरा लक्षण देखें तो वो है जनन स्तर यानी जर्म लेयर। हम यदि अगला लक्षण देखें तो वो है जनन स्तर। अब यहाँ पर जो तीनों जनन स्तर है वो उपस्थित होती है, अर्थात एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। बाहर से अंदर की ये तीनों स्तर हैं वो पाई जाती है, अर्थात यह ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिजनन स्तरीय जंतु है। यदि अपन अगला लक्षण देखें तो देवगुहा। अब सीलोम की बात करें या फिर देवगुहा की बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वास्तविक देवगुहा पाई जाती है। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर वास्तविक देवगुहा क्या होती है, मतलब कि यहाँ पर मेसोडर्म पाउच के रूप में नहीं पाया जाता बल्कि यह पूरी परत के रूप में पाया जाता है। इसे हम वास्तविक देवगुहा बोलते हैं।
और आभासी देवगुहा में जो मेजोडर्म है वो पाउच के रूप में पाया जाता है। ये हमने 11वीं कक्षा में पढ़ लिया, फिर भी आपकी सहूलियत के लिए एक बार फिर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में भी हमने अध्ययन किया हुआ है कि जो वास्तविक देवगुहा होती है वो भी 2 प्रकार की होती है, एक तो साइटोसिलोम होती है और दूसरी एंटीरोसिलोम होती है। यहाँ पर जो देवगुहा पाई जाती है वो साइटोसिलोम से प्रकार की पाई जाती है, अर्थात कि जो भ्रूणीय मेजोडर्म होता है, जब भ्रूणीय परिवर्तन हो रहा होता है उसका जो मेजोडर्म होता है वो विपाटित होकर देवगुहा का निर्माण करता है। इसलिए हम साइटोसिलोमेट एनिमल्स या फिर देवगुहा को साइटोसिलोम प्रकार की देवगुहा कहते हैं। अब यदि हम अगले लक्षण की ओर चले तो वो है एपिडर्मिस। अब सबसे पहले प्रश्न है कि एपिडर्मिस क्या होता है। जो त्वचा है उसकी जो सबसे बाह्य परत होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो यहाँ पर जो एपिडर्मिस होती है वो एक स्तरीय होती है और यहाँ पर स्तंभाकार कोशिकाएं अर्थात कोल्यूमनर सेल्स पाई जाती है। कोल्यूमनर सेल्स म्यूकस का श्रवण करती है। जब हम देखते हैं एनेलिडा के जंतुओं को तो वो ऊपर से फिसलने जैसे अपन को प्रतीत होते हैं और हाथ से फिसलते रहते हैं। इसका कारण है कि यहाँ पर जो स्तंभाकार कोशिकाएं हैं या फिर जो कोल्यूमनर सेल्स है वो लगातार श्लेष्मा अर्थात म्यूकस का श्रवण लगातार करती रहती है। यदि हम अगले लक्षण को देखें तो वो है पेशीय स्तर या मस्कुलर लेयर। अब यदि पेशीय स्तर की बात करें तो यह एपिडर्मिस के नीचे की ओर पाई जाती है और इस स्तर में आपके 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती है। एक पेशी तो होती है वर्तुल अर्थात सर्कुलर और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य अर्थात लॉन्गिट्यूडनल। यदि हम सर्कुलर पेशियों की बात करें या वर्तुल पेशियों की बात करें तो यह पूरे शरीर में चारों ओर पाई जाती है अर्थात गोलाई में पाई जाएगी और इसके संकुचन से क्या होगा, जो जंतु है उसके शरीर की जो मोटाई है वो क्या होगी, बढ़ेगी या फिर कम होगी। और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अर्थात अनुदैर्ध्य पेशियां हैं उनमें संकुचन के फलस्वरूप जो जंतु का आकार है वो छोटा और बड़ा होता है। इन दोनों पेशियों के संकुचन के फलस्वरूप ही जो एनेलिडा संघ के जंतु है वो गमन करते हैं। अब यदि गमनांग की बात करें यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें अर्थात ऐसे अंग जो गमन में सहायक होंगे तो यहाँ पर शीतता या फिर हिंदी में कहें तो सूक पाए जाते हैं। अब यदि हम सूक की बात करें तो हम देखते हैं कि जो एनेलिडा के जंतु हैं उन पर पैरापोडिया भी पाए जा सकते हैं। ये निश्चित नहीं है कि पैरापोडिया पाए ही जाएंगे, लेकिन जो सूक है वो पैरापोडिया के ऊपर लगे हुए हो सकते हैं या फिर सीधे त्वचा में धंसे हुए हो सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पर बात करें, मान लीजिए ये जंतु हैं दोनों और यहाँ पर पैरापोडिया पाए जा रहे हैं और पैरापोडिया के आगे यहाँ पर सूक लगी हुई है, लेकिन ये जो दूसरा चित्र है यहाँ पर पैरापोडिया नहीं पाए जा रहे हैं। जो सूक है वो सीधे त्वचा में धंसे हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ तक हमने 7 लक्षणों का अध्ययन किया और ये 7 लक्षण आकारिकीय लक्षण थे। तो यहाँ तक हमारे जो बाह्य लक्षण अर्थात मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या आकारिकीय लक्षण थे वो समाप्त होते हैं। यदि हम रिवीजन करना चाहें इन 7 लक्षणों का तो हम देख सकते हैं कि जो पहला लक्षण हमने पढ़ा था वो शारीरिक संगठन का था। उसमें हमने देखा था कि यहाँ अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। दूसरा लक्षण हमने विखंडन से संबंधित देखा था और पाया कि यहाँ पर खंडी भवन अर्थात मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। यदि हम तीसरा लक्षण देखें तो जनन स्तर का आता है और यहाँ पर तीनों जनन स्तर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म उपस्थित होते हैं अर्थात ये ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु होता है। यदि चौथी हम देवगुहा की बात करें तो यहाँ पर वास्तविक देवगुहा पाई जाती है और देवगुहा का निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म के विपाटन से होता है अर्थात साइटोसिलोम पाई जाती है। पांचवा हमने देखा एपिडर्मिस एक स्तरीय होती है और यहाँ पर स्तंभाकार कोशिकाएं पाई
जाती है जो लगातार श्लेष्मा का श्रवण करती है। छठा हमने पेशीय स्तर देखा कि यहाँ पर पेशीय स्तर एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है और यहाँ दो प्रकार की पेशियां पाई जाती है, वर्तुल और अनुदैर्ध्य। सातवां और अंतिम लक्षण हमने देखा कि जो गमनांग होते हैं वो सूख या सिद्धि होती है जो कि पैरापोडिया पर लगे हुए हो सकते हैं या फिर सीधे त्वचा में धंसे हुए हो सकते हैं। अब हम शारीरिक के लक्षण यानी कि एनाटॉमिकल कैरेक्टर की ओर बढ़ चुके हैं। तो हम एनाटॉमिकल कैरेक्टर या शारीरिक के लक्षणों की बात करें तो यहाँ पर पहला पॉइंट हम देखते हैं वो आहार नाल अर्थात एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित है। अब जब हम आहार नाल की बात करते हैं तो आहार नाल एक पूरी ट्रैक्ट होता है यानी पूरी नलिका का संरचना है जिसमें बहुत से अंग व्यवस्थित होते हैं और ये सभी अंग मिलकर भोजन का पाचन करते हैं। तो यहाँ पर जो एनिलिडा संघ है यहाँ आहार नाल पूर्ण पाई जाती है। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि पूर्ण आहार नाल क्या होती है। तो सबसे पहले कि आहार नाल पूर्ण होने का मतलब यह है कि जब हम आहार नाल का अध्ययन करते हैं तब हम देखते हैं कि वहाँ दो छिद्र जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, मुख और गुदा, ये दोनों वहाँ उपस्थित होते हैं। मुख के द्वारा जो भोजन है उसका अंतर्ग्रहण किया जाता है और गुदा छिद्र द्वारा बाहर खुलता है जिसके द्वारा जो अपचित भोजन है उसको शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है अर्थात एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो जब हम आहार नाल की बात करते हैं तो यह पूर्ण होती है या फिर कंप्लीट होती है अर्थात मुख और गुदा दोनों पाए जाते हैं। यदि हम आहार नाल में पाचन की बात करें और या डाइजेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि डाइजेशन क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक तो अंतर कोशिकीय पाचन और एक बाह्य कोशिकीय, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब जब हम बाह्य कोशिकीय पाचन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एनिलिडा संघ के जंतु है उन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर या बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है अर्थात पाचन है वो आहार नाल की गुहा में होता है न कि कोशिकाओं के अंदर। जबकि हम यदि इंट्रासेलुलर या अंतर कोशिकीय पाचन की बात करें तो वहाँ पाचन कोशिकाओं के अंदर होता है। यदि हम तीसरे शारीरिक लक्षण की बात करें तो वो है श्वसन अर्थात रेस्पिरेशन। यहाँ पर जो श्वसन है वो त्वचा या स्किन के द्वारा होती है, इसलिए हम देखते हैं कि जो एनिलिडा संघ के जंतु है वो उनकी त्वचा को लगातार नम बनाकर रखा जाता है विभिन्न साधनों के द्वारा ताकि श्वसन आसानी से होता रहे। चौथा यदि हम बात करें जो चौथा एनाटॉमिकल कैरेक्टर है वो है एक्सक्रीशन का। अब हम सभी जानते हैं कि जो एक्सक्रीशन होता है वो वृक्क या नेफ्रिडिया के द्वारा होता है जो कि नेफ्रिडियो पोर के द्वारा बाहर खुलते हैं। पांचवा जो लक्षण है उसमें हम संवेदन अर्थात सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो एनिलिडा जो जंतु है उनमें संवेदन के रूप में स्पर्शक टेंटेक अर्थात टेंटेकल्स, पाल, नेत्र अर्थात आइज पाई जाती है और आंखों में लेंस भी पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर स्टेटोसिस्ट भी पाई जाती है अर्थात संतुलन पुटिका का पाया जाना भी एनिलिडा का एक लक्षण है। और स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग का कार्य करती है, जहाँ पर भी बैलेंस बिगड़ता है वहाँ स्टेटोसिस्ट है वो बैलेंस बनाने का कार्य करती है। जो अगला लक्षण है वो हम ब्लड सर्कुलर सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अर्थात रुधिर परिसंचरण तंत्र का देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो एनिलिडा के जंतु है वो रुधिर परिसंचरण तंत्र के मामले में बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र दर्शाते हैं। अब बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है? अर्थात यहाँ पर जो रक्त है वो रक्त वाहिकाओं में परिसंचरण करता है या पूरे शरीर में वितरित किया जाता है। अब हम सभी जानते हैं कि जो रुधिर वाहिकाएं होती है या तो वो धमनी हो सकती है या फिर वो शिराएं हो सकती है। धमनी अर्थात आर्टरी, शिरा अर्थात वेन। तो ये कुछ
हाँ, यहाँ तक हमने 6 लक्षण देख लिया। अब हम अगला लक्षण देखते हैं। यदि अगले लक्षण की बात करें तो वो है श्वसन वर्णक यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट हम सभी जानते हैं, वो उसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन का वहन करना होता है, लेकिन जो एनेरिडा संघ के जंतु है वहाँ पर जो श्वसन वर्णक है वो हीमोग्लोबिन और एरिथ्रोपोएनिन के रूप में पाए जा सकते हैं। दोनों में से कोई भी यहाँ पर उपस्थित हो सकता है। अब हम जो अगला लक्षण है वो तंत्रिका तंत्र का लें तो हम पाते हैं कि एनेरिडा के अंदर जो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर कुछ अवयव पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर एक जोड़ी डोर्सल नर्व कॉर्ड पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु पाई जाती है जो आपस में कमिश्नर द्वारा जुड़ी रहती है। इसके साथ में यहाँ पर तंत्रिका वलय भी पाया जाता है और साथ ही मस्तिष्क भी पाया जाता है। अब यदि हम प्रजनन तंत्र की बात करें तो यहाँ पर जो नर और मादा है वो अलग अलग भी हो सकते हैं और जो नर और मादा जननांग है वो एक साथ में भी पाए जा सकते हैं। तो जब नर और मादा अलग अलग कार्य करें तो उन्हें हम एक लिंगी यानी कि डायोइसियस कहते हैं, लेकिन जब उभयलिंगी प्राणी की बात करें अर्थात नर और मादा जननांग का एक साथ पाया जाना तो उसे हम हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी कहते हैं। यदि अब हम परिवर्तन की बात करें या फिर डेवलपमेंट की बात करें या डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करें तो हम पाते हैं कि जो एनेरिडा के जंतु है उनमें जो परिवर्तन है वो लार्वा अवस्था के द्वारा भी हो सकता है और हो सकता है कि लार्वा नहीं पाया जाए। ऐसी स्थिति जहाँ पर परिवर्तन लार्वा अवस्था के द्वारा होता है उसे हम अप्रत्यक्ष परिवर्तन या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, जबकि ऐसी स्थिति जहाँ पर लार्वा अनुपस्थित होता है उससे हम प्रत्यक्ष अर्थात डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। अब यदि हम वितरण की बात करें तो यहाँ पर स्पाइरल क्लीवेज या फिर सर्पिल प्रकार का वितरण पाया जाता है, साथ ही यहाँ पर निर्धारित प्रकार का वितरण पाया जाता है। अब मस्तिष्क में यह प्रश्न आना चाहिए, निर्धारित प्रकार का वितरण क्या होता है? तो निर्धारित प्रकार के वितरण में परिवर्तन अवस्था से के दौरान ही यह तय हो जाता है कि कौन सी कोशिका कौन से भाग का निर्माण करेगी और परिवर्तन अवस्था में यदि किसी भी कोशिका को हटा दिया जाए तो वह भाग भ्रूण के अंदर नहीं बनता या शिशु में वह भाग अनुपस्थित होता है और जो वैस होता है उसमें विकृति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये इस प्रकार का वितरण निर्धारित वितरण कहलाता है। तो ये थे आपके एनाटॉमिकल कैरेक्टर और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। यहाँ पर जो एनेरिडा के कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो समाप्त हो जाते हैं और आगे आने वाली कक्षाओं में या व्याख्यानों में हम जो एनेरिडा का वर्गीकरण है उसको देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि